हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो हमने पहले ही फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का पार्ट 1 शुरू कर दिया था। ये है हमारा पार्ट 2। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या क्या है, हम इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह सब देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन के साथ साथ टॉपिक्स भी कर चुके हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, पर अभी हम लाइट रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज़ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, और केमिकल, अरे यार, हाँ, तो लाइट मतलब क्या होता है, फोटो। क्यों, क्योंकि फोटोन से बनी होती है। ठीक है। तो ये हम लाइट रिएक्शंस को फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं, लाइट अब्सॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है, हाई एनर्जी का फॉर्म होना जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, यानी कि ये इसके स्टेप्स हैं एक तरीके से। ठीक है। अब प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, बेसिक मतलब इसी प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये ऊपर हेडिंग रहती है तो फिर बार बार ये पढ़ने में आ जाती है। ठीक है। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, इनको हम दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में क्लासिफाई कर देते हैं। मतलब कि जो पिगमेंट्स होते हैं, या तो वो मतलब LHC मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो कि किस में होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, यानी कि PS1 और PS2। फोटो सिस्टम मतलब PS। ठीक है। सो PS1 और PS2 के अंदर क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और ये किससे बने होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स से, जो कि प्रोटीन के होते हैं। ठीक है। एंटीने, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स फॉर्मिंग अ LHC कॉल्ड एंटीने। तो हर एक फोटो सिस्टम के अंदर जो पिगमेंट्स LHC को फॉर्म करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंटीने। ये बहुत कम पूछा जाता है, व्हाट इज एंटीने। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, फिर से मैंने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ दिया। देखो, इग्नोर करना है ना, वो फ्लो में हो जाता है। हेडिंग्स हटाऊंगी मैं इसे यहाँ से। ठीक है। तो प्राइमरी एक्सेप्ट, देखो पहले तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये पूरा पार्ट क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब फोटोन आता है, यानी कि लाइट आती है। मैं थोड़े ढंग से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हाँ, तो देखो लाइट आती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सन है, एक सन। ठीक है। अब इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ रही है। ठीक है। फिर ये लाइट एक फोटोन से दूसरे फोटोन, और फिर वो क्या, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में, और फिर ये जो है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँच जाते हैं। ठीक है। अब या तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस को करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो है वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है। हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में 450 to 700 नैनोमीटर की रेंज पढ़ी थी हमने। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे जो पिगमेंट्स हैं, वो आसानी से अब्जॉर्ब हो जाए, यही काम होता है इन क्या बोलते हैं, इन LHCs का, इन जो LHC में पिगमेंट होते हैं इनका। ठीक है। तो जो क्लोरोफिल A होता है, वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। ठीक है। और जो रिएक्शन सेंटर होता है, वो दोनों, यानी कि PS1 और PS2 दोनों में अलग अलग होता है। जो PS1 होता है, उसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है, वो उसमें जो क्लोरोफिल A है, ठीक है, जो क्लोरोफिल A होता है, उसमें जो एब्सॉर्प्शन पीक होती है, वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, P700। कहाँ गया, हाँ, एक सेमी स्लाइड मिस होगी क्या, नहीं, ठीक है, ओके। तो और जो PS2 होता है, उसमें जो मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है, वो होता है 680 नैनोमीटर। तो इसलिए इसको हम P680 भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चंस आ गए हैं, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पहले
जो मैंने लिखा था ना उसमें वो सारा सीक्वेंस वाइज था। तो अब याद करें, पहले तो लाइट अब्सॉर्प्शन होता है, फिर क्या होता है, फिर होता है वाटर का स्प्लिट, फिर वाटर के स्प्लिट से ऑक्सीजन निकलती है, और फिर उससे जो है हायर केमिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो ऑर्डर हो जाएगा 3, 2 एंड 1 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग पिगमेंट्स फॉर्म रिएक्शन सेंटर। इनमें से कौन सा जो है रिएक्शन सेंटर बनाता है? तो हमने पढ़ा अभी क्लोरोफिल ए। अब हम बात करते हैं द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि देखो ये एक ग्राफ मान लीजिए एक तरीके से। ठीक है, कलर ग्राफ मान लीजिए। इसमें क्या है, कैटेनॉइड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इन सबको यहाँ पे शो किया गया है। किस में शो किया गया है? PS2 में, यानी कि P680 में। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी पीक जा रही है। ठीक है, तो ये कितना है, 680 नैनोमीटर पे पीक जा रही है। और कहाँ, कौन सा कलर है यहाँ, रेड लाइट। इसलिए जो PS2 रिएक्शन सेंटर होता है उसमें जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब इसमें आपको जानने की ज़रूरत ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फियोफाइटिन से P700 में डाउन हिल से वो नीचे आते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, यानी कि लाइट आती है, फिर वहाँ से P700 से जाता है 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 फोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, फेरोडॉक्सिन के पास जाता है, फिर NADPH बनता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज एज दे पास थ्रू द ETS बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जैसे ETS में चले गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले गए, तो वो एज इट इज़ यूज़ नहीं हो जाते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए हमें PS1 की ज़रूरत होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले PS1 के पास जाते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा, ये रहा PS1, तो ये PS1 के पास पहले जाते हैं, फिर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद। ठीक है, अब ये जो तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, simultaneously the electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transported to another acceptor molecule that has a greater redox potential। क्या बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स PS1 में होते हैं वो भी एक्साइट हो जाते हैं, उनको भी रेड लाइट मिलती है 700 नैनोमीटर की रेंज में। ठीक है, तो ये फिर दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास जाते हैं और उनके पास एक ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डाउन हिल जाते हैं और फिर वो NADP प्लस से NADPH प्लस H प्लस बना देते हैं। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं था आपका, ये बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट पूछी जाती है कि NADP क्या बनाता है, NADP प्लस H डाउन हिल से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है वो PS2 यानी कि अप हिल से, यानी कि एक्सेप्टर के पास जाके फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, यानी कि PS1 के पास जाता है। ठीक है, ये सारी कहानी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई, और इसको आप समझ लीजिए कि द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स starting from PS2 uphill to the acceptor, down the electron transport chain to PS1, excitation of electrons transfer to another acceptor and finally downhill to NADP plus, causing it to reduce to NADPH plus H plus is called the Z scheme। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको घोल के पी जानी है क्योंकि ये स्कूल एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसका नाम जेड स्कीम क्यों है, क्योंकि ये शेप बनाता है जेड की, इसलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये जेड स्कीम का फिगर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर भी है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर आता है क्लोरोफिल पे यानी PS2 पे। ठीक है, फिर वो एक्साइट हो जाता है,
फियोफाइटिन पे जाता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर वो क्लोरोफिल P700 के पास जाता है, यानी कि फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। यहाँ पे उसको लाइट मिलती है, देखो, ठीक है। फिर ये एक्साइट हो जाता है, ठीक है। फिर ये दो प्रोडक्ट्स बनाता है, 2NADPH और NADP+, ठीक है, ओके। अब फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 की अगर हम बात करें तो जैसे अब जो जेड स्कीम है उसको अगर हम बड़े आसान तरीके से शो करें तो क्या होगा, ये देखो, ये है क्या, सन की लाइट आ रही है LHC पे, यानी कि इसको हम कहते हैं 680 वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे सन की रेज जो है वो 700 के पास जा रही है, यानी कि LHC2 फोटो सिस्टम, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे वो PS2 के पास जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएंगी, ठीक है। फिर LHC के पास जाएंगी, फिर PS1 के पास जाएंगे, एक्साइट होकर फिर वो दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, NADPH और NADP+, ठीक है। और ये जो LHC होता है जो PS2 बनाता है, उसके पास पहले तो सनलाइट आती है, ठीक है। सनलाइट के साथ साथ वो वाटर को भी यूज़ करता है। पता नहीं स्क्रीन क्यों आगे पीछे हो रही है, बट स्टिल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होता है, ओके। तो बेसिकली ये चीज़ आपको वैसे इसकी स्टेटमेंट जान लीजिए कि स्प्लिट कैसे होता है वाटर। ये इक्वेशन है उसकी, ये रही इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इस रिएक्शन से मतलब क्रिएट हो जाता है बाय द रिएक्शन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में बार बार रिप्लेस होते चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वाटर का स्प्लिट होता है, वाटर का स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये होते हैं फोटोलिसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, यानी कि OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये PS2 के साथ काम करता है, यानी कि ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ये जो है PS2 है वो तो अपने आप खुद ही जो होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ी हेल्प मिलती है, अंदर होने के कुछ तो फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है कि जो प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, कहाँ रिलीज होती है, तो होता है ल्यूमेन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, मतलब जो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन होता है ना उसके बारे में उसके बारे में कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है एनर्जी लेने की ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से, और इसको फिर बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस होती है जैसे कि ATP, वो क्या करती है, इन एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, कैरी करती है और वो केमिकल बॉन्ड्स तक ले जाती है। फिर अब ऐसी प्रोसेसेस, ठीक है, जिससे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के ATP प्रोड्यूस किया जाए तो वो क्या होता है, कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। और ऐसी प्रोसेस जिससे ATP sorry, I'm saying something wrong, okay, you need to answer this, I will correct my sentence। मैं कह रही हूँ कि ऐसी प्रोसेस जिससे जो ATP है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बने, यानी कि उससे फिर वो फॉर्म हो जाए, तो कैसे फॉर्म हो, लाइट की प्रेजेंस में, तो इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये हमने पढ़ चुका है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। ये आपको बस अगर आप स्कूल एग्ज़ाम का है तो आपको बस ये लिखना है, पढ़ना है और रटना है। कहीं भी क्वेश्चन हो, कहीं भी इसके
रिलेटेड क्वेश्चन हो डाल दो, ये फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए ही डाला था स्कूल पर्पस के लिए। ठीक है, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पास ऑन NADP प्लस बट दे आर साइकिल्ड बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू ETC। तो जो मैंने अभी बताया ना, साइकिल चलती रहती है ये। तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो NADP प्लस के पास नहीं जाते हैं, लेकिन वो फिर से जो PS1 वाली साइकिल है उसमें घुस जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घूमते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ATP तो बनता ही है। ठीक है, इससे क्या होता है, ATP ही बनता है, NADP H+ नहीं बनता है। ठीक है, इसके लिए NADP H+ को बनने के लिए साइक्लिक फ्लो को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होता है वो 680 नैनोमीटर के बाद ही होता है। 680 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ। अब ग्रीन प्लांट्स में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, मतलब लाइट की हेल्प से फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, जिसमें जो ATP होता है वो भी क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, ये रही साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है, लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल P700 में बनती जाती है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ होता है, PS1 में होता है। फिर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दे देता है इस इलेक्ट्रॉन को, और फिर ये फिर से यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं इसे, PS1 में डाल देता है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इससे ही फिर ये ATP बन जाता है। कैसे, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर। आई होप दैट दिस इज क्लियर। और अगर आपने नोटिस किया हो तो ये वाली चीज़ हमने अभी आपको इस वाले डायग्राम में भी बताई थी। देखिए इसमें क्या है, PS बस थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कम है, वरना बाकी चीज़ें सेम ही है। सारे डायग्राम एक तरीके से सेम ही है। अब कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि कैसे जो ग्रेडियंट के अंदर बाहर कैसे जो ATP बनता है वो कैसे इधर उधर जाता है। ठीक है, तो कैसे जो ATP होता है वो बनता है और कैसे वो पूरे सेल में घूमता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पढ़ना है कि this time these are membranes of thylakoid. There is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane. It means in the lumen, while in the respiration protons accumulate in the intermembrane space of mitochondria when electrons move through ETS. ये आपको जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ वो सिर्फ याद करनी की है। आपको कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, पहला स्टेप, इसमें स्टेप्स आते हैं। तो कितने स्टेप्स हैं, अब देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, वाटर का फोटोलिसिस होना, यानी कि ब्रेक होना उसका। ठीक है, यानी कि H2+O2 में तो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। फिर सेकंड स्टेप, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, प्रोटॉन्स जो है मेम्ब्रेन के आसपास ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पर इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास नहीं होते, लेकिन हाइड्रोजन कैरियर यानी कि प्रोटॉन कैरियर। ठीक है, प्रोटॉन कैरियर कौन सा होता है, ये होता है प्लास्टोक्विनोन। इससे क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है वो स्ट्रोमा से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालते वक्त। अब क्या होता है कि जब ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को पास करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर में, तो जो अंदर की साइड होती है ना मेम्ब्रेन की, वहाँ से ना प्रोटॉन को छोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ छोड़ा जाता है, अंदर की तरफ। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई तो कमेंट में लिख दो CC, क्लियर है, समझ आ रहा है। कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट कमेंट में लिखो, क्योंकि अगर आप कमेंट में नहीं लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको कोई किसी टीचर से समझ आ रहा है तो उसको कैसे पहचानते हैं, मैंने बहुत बार इसको बता भी रखा है अपनी वीडियो में। इसमें है कि अगर आपको पहचानना है कि आपको उस टीचर से समझ आ रहा है नहीं आ रहा, एक लेक्चर लो, चाहे थोड़ी देर का लो, उसमें अगर आपको डाउट आ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी क्वेरी आ रही है आपको उसमें, तो इसका मतलब है आप उसे ध्यान से समझ पा रहे हो, आपका ब्रेन उसकी लेवल को, उसकी
वो जिस तरीके से समझा रहा है उस चीज़ को ग्रास्प कर पा रहा है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कमेंट में डालो। और हाँ, एक और बात, जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव, कि मैं कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जो मैंने अनरिप्लाइड छोड़ दिया। आप देख सकते हैं चैनल की हिस्ट्री में सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा हम बाहर आ गए हैं इस टॉपिक के। अब फिर से टॉपिक की तरफ चलते हुए, तो हम क्या कह रहे थे कि जो H+ ग्रेडियंट है वो मेम्ब्रेन के आसपास जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? क्वीनॉन साइकिल की वजह से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो हो रहा है उसकी वजह से। थर्ड स्टेप क्या है? NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा की तरफ होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सेप्टर की तरह आता है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनका रिडक्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है? NADP से वो NADPH+ में बन रहे हैं। तो ये जो H+ हो रहा है वो वही बात है कि ये स्ट्रोमा से निकल रहा है। ठीक है, ये है कि अब क्या होता है, इसीलिए ये बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्ट्रोमा डिक्रीज होता है। ठीक है, अब जो थायला, छोड़िए इन चीज़ों को, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ये थोड़ी एक्स्ट्रा भी हो जा रही है। तो बस इतना जान लीजिए कि जो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स होती हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन के चैनल की वजह से होती है, जो कि होता है F0 चैनल। और कौन सा एंजाइम यूज होता है? एटीपेज एंजाइम। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो। अब जो एटीपेज एंजाइम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है F0, और जिसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो F0 होता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना देता है, जिससे कि जो डिफ्यूजन होती है प्रोटॉन्स की मेम्ब्रेन के इधर उधर होने लग जाती है। अब जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है F1। इसमें क्या होता है, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस होता है वो उस पर ये प्रोट्यूड करता है। ठीक है, यानी कि उन साइड पे जहाँ पे स्ट्रोमा प्लेस होता है। तो जो एटीपेज होते हैं इसके दो फंक्शन बता दिए हमने। अब ग्रेडियंट का जो ब्रेक डाउन होता है उससे क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, जो कि एक कन्फर्मेशनल चेंज को शो करते हैं F1 पार्टिकल में। ठीक है, जिससे क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो ATP की तरह पैक हो जाती है। केमियोस्मोसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक होता है प्रोटॉन पंप, एक होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपेज, और एक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम। बस ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना स्कूल एग्ज़ाम के लिए, जो ये बेसिकली स्कूल एग्ज़ाम के लिए है, तो जो कॉम्पिटिटिव वाले यहाँ देखना है तो मैं कहूँगी कि नहीं देखो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ काम नहीं आएगी उसको देख के क्या फ़ायदा, सिर्फ दिमाग का दही बनेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको याद करना है। मैं एक तरीके से रिवीजन करा रही हूँ। जिन दिन का पेपर है उनको समझ आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ हमने ऐसे होती है, हमें समझ आ रहा है सब कुछ। ठीक है, अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? इनको एनर्जी क्यों चाहिए होती है? एनर्जी इनको इसलिए चाहिए होती है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको ये पंप करते हैं मेम्ब्रेन के इधर पार्ट से उस तरफ। ठीक है, मतलब इधर से उधर ये पंप करते हैं प्रोटॉन को। ठीक है, इससे क्या होता है, एक हाई कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बनता है प्रोटॉन्स का थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ। अब जो एटीपेज होता है उसके पास एक चैनल होता है जो कि डिफ्यूजन को अलाउ करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है एटीपेज एंजाइम से और फिर वो एटीपी बना देती है। और एटीपी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब जो NADPH है उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करता है। इसमें क्या होता है, जो ATP होता है वो इमिडिएटली यूज हो जाता है बायोसिंथेटिक रिएक्शन में। ठीक है, बायोसिंथेटिक रिएक्शन कैसे होती है? स्ट्रोमा में होती है, फॉर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसाइज ऑफ शुगर। ये क्वेश्चन है, विच आयन हेल्प इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो हमने जो रिएक्शन देखी थी उसमें मैंगनीज और मैग्नीशियम दोनों आ रहे थे। तो फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 3। सेकेंड ऑप्शन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, तीनों देखे थे हमने, ऑक्सीजन, NADPH+H+ ATP, ऑल ऑफ दीज, तो सारे। ठीक है, अब ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है आपका। सो थैंक यू फॉर
कमिंग हेयर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिवीजन हो गया है तुम्हारा, ठीक है। सो बाय बाय, जाओ पढ़ लो।